जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाए। नाज़रीन आदाब, मैं हूं समीरा और इस्तकबाल करती हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। नाज़रीन, आजकल हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना चाहता है, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहता है, लेकिन कई बार ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होने के बावजूद हम कुछ हालात को काबू में नहीं कर पाते हैं। मसलन दिल का दौरा पड़ जाना, अचानक से बेहोश हो जाना, किसी सांप का काट लेना या फिर कुत्ते का काट लेना, या फिर हम कहीं जा रहे हों और अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो जाए। अगर इन किताबी मालूमात के साथ साथ हम इन बातों का भी ज़रा सा ध्यान रखें तो समझिए आपकी तालीम मुकम्मल हो गई और ज़िंदगी के इन हालात से हम बाहर भी निकल सकते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। हमारा आज का टॉपिक है फेंटिंग यानी बेहोश हो जाना। फर्स्ट एड एजुकेशन छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए ज़रूरी है। और एक और चीज़ है फर्स्ट एड में कि जब अपने बाथरूम्स में लाइट पूरी रखें और फिसलने वाले टाइल्स बिल्कुल ना लगवाएं। आजकल बहुत फैशन हो गया है। फॉल्स, हेड इंजरीज, गिरना, फीमर की नेक का फ्रैक्चर, ये सब बढ़िया जो हम विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ कर रहे हैं उससे होता है। उस पर एंटी स्किड लोशंस आते हैं, वो लगा दें। बाथरूम्स में हैंडल पकड़ने वाले लगा दें और ज़रा जूते ऐसे पहने जो फिसले ना। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेंटिंग यानी बेहोश हो जाना। तो ऐसा क्या होता है कि कोई शख्स अचानक से बेहोश हो जाता है? देखिए, जो होश है, जो हमारी अवेयरनेस है, जो हम बोलते हैं कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, सुन रही हूँ, ये हमारा जो ब्रेन है या दिमाग है उसका फंक्शन है। तो कोई भी कारण से अगर कुछ क्षणों के लिए ब्रेन का फंक्शन हॉल्ट हो जाए तो बेहोशी हो सकती है। बिल्कुल। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ब्रेन की बीमारियों की वजह से हो। जी। तो बेहोशी जो है वो बहुत अन्य कारणों की वजह से हो सकती है। जी, क्या? जैसे कि ब्रेन से ही शुरू करते हैं। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाए किसी भी कारण, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं जिनको हम राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। पर इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला एक बीच का हिस्सा होता है जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। और जब भी ब्रेन स्टेम में खून की कमी हो, जैसे कि स्ट्रोक, लकवा जो होता है ब्रेन स्टेम का, जिसको हम TIA या स्ट्रोक ऑफ पोस्टीरियर सर्कुलेशन बोलते हैं, उस कंडीशन में एकाएक बेहोशी हो सकती है। उसके अलावा अगर ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनकी जो है रफ्तार एकदम से बढ़ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है ब्रेन में और मिर्गी उत्पन्न होती है, उससे भी बेहोशी हो सकती है। अच्छा। तो ये दो ब्रेन के मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बेहोशी होती है। जी। अब आता है हार्ट। हार्ट में अगर कोई भी हार्ट की जो रफ्तार होती है वो स्लो हो जाए या हार्ट की रफ्तार एकाएक अबनॉर्मल हो जाए, जिसको हम टैकीकार्डिया, टैकी एरिथमिया बोलते हैं, या फिर हार्ट एकदम से कुछ क्षणों के लिए रुक जाए तो भी बेहोशी हो सकती है। तो हार्ट के रिदम डिस्टर्बेंसेस से भी बेहोशी हो सकती है। फिर आता है खून की नलियाँ, क्योंकि खून की नलियाँ ही जो हार्ट से ब्लड आ रहा है वो ब्रेन को ले जाती हैं। तो खून की नलियों में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे खून की नलियों का अपना टोन होता है, अपनी
जो है साइज उसका जो होता है एक नियमित होता है। अच्छा। तो एकदम जो खून की नलियां मान लो इतनी छोटी हैं और एकदम से खुल जाएं, जी। तो सारा खून ब्रेन को जाने के बजाय शरीर में, पैरों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी हो सकती है। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर आपने ज़्यादा ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ली हैं तो हो सकता है। तो अक्सर जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं एकाएक ब्लड प्रेशर कम होकर बेहोश हो सकते हैं। या फिर आपको किसी चीज़ का शॉक लगा हो, जिसको हम बोलते हैं वैसोवेगल सिंकोप। वैसोवेगल सिंकोप का मतलब ये होता है, कई लोग क्या होता है खून देखते हैं या जरा सी चोट देख लेते हैं या किसी और को दुर्घटना में देख लेते हैं, खुद बेहोश हो जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो खून की नलियां हैं वो एकदम खुल जाती हैं और खून ब्रेन के जाने के बजाय शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो ये वैसोवेगल सिंकोप होता है। कई बार जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करते करते भी बेहोशी हो सकती है। जैसे कई लोग खांसते खांसते बेहोश हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है बहुत, जिसको हम कॉफ सिंकोप बोलते हैं। अच्छा। तो खांसा और बेहोश हो गए। कई लोगों ने अगर बहुत टाइट पहनी हो और एकदम टाइट कॉलर हो तो भी बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वो गले में होता है। तो ये भी हो सकता है। कई लोग अगर पेशाब कर रहे हों तो पेशाब करते करते भी बेहोश हो सकते ऐसा भी हो हैं। सकता इसको हम मिक्चुरेशन सिंकोप बोलते हैं। अच्छा। तो कई सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको करते करते कभी कभी बेहोशी हो सकती है। अच्छा। इसके अलावा लो मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अक्सर हम पाते हैं जो डायबिटिक्स होते हैं, अगर उन्होंने गलती से ज़्यादा दवाई ले ली हो या फिर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई हो तो ब्रेन में ग्लूकोज की कमी आ जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से भी बेहोशी हो सकती है। इसके अलावा अगर सोडियम कम हो जाए, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए, तो जब लेवल्स और कम होने लगते हैं तो बेहोशी हो सकती है। तो इसको हम मेटाबॉलिक कारण बोलते हैं। जी। वैसे बेहोशी जैसे सर में हल्की सी चोट लग जाए या बड़ी सी चोट लग जाए तब भी बेहोशी हो सकती है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बेहोशी हो सकती है। इसके अलावा जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, ब्रेन की गंभीर बीमारी हो जाए तो भी बेहोशी हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि अगर बहुत टाइट आपने टाई पहनी हुई है तो भी आप बेहोश हो सकते हैं, तो जिस शख्स ने टाई पहनी हुई है तो क्या उसे कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसका कुछ गला घुट रहा है या अचानक से बेहोश हो ये सब में नहीं होता है। हर एक इंसान का जो थ्रेशोल्ड होता है, मतलब कोई भी रिएक्शन को होने का इंसान का थ्रेशोल्ड होता है। कई लोग होते हैं छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, कई लोग होते हैं बड़ा पहाड़ भी टूट जाए तो शांत स्वभाव के काबू कर लेते हैं। तो हर एक का थ्रेशोल्ड, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है हमारे शरीर में, एक इम्पॉर्टेंट भाग है नर्वस सिस्टम का जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी थ्रेशोल्ड अलग होती है। कई लोग अगर सांप को देखेंगे तो एकदम डर के बेहोश हो सकते हैं। अच्छा। कई लोग अगर सांप को देखेंगे तो सोचेंगे अब क्या करना है, अब क्या करना है, और धीरे से उस सिचुएशन से निकलेंगे। तो जिनको ऐसी जैसे टाइट पहनने से बेहोशी हो रही है, उनका जो ऑटोनॉमिक थ्रेशोल्ड फॉर सर्वाइवल है वो थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए उन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। ये हर एक को नहीं होता है। जिस इंसान का थ्रेशोल्ड थोड़ा कम है उसमें ज़्यादा ये होता है। मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग वजूहात भी होती है। जी बिल्कुल सही। तो ये तो हमने बात की कि क्या क्या वजूहात हो सकते हैं। तो अगर कोई शख्स बेहोश है तो हमें क्या करना चाहिए? राह चलते आपके सामने कोई बेहोश हो जाए तो जरूरी है कि आप पहले उसकी पल्स देखें, और अगर पल्स फीबल हो या ना पता चल रही हो तुरंत उनके पैरों को ऊपर उठाएं। इससे जो पैर का जो खून है वो पूरा दिमाग को चला जाता है, कुछ ही क्षणों में मरीज़ को होश आ सकता है। अगर बेहोशी का कारण दौरा है या फिर बहुत ज़्यादा समय तक बेहोश है तो मरीज़ को हम साइड में पलट दें ताकि मरीज़ के मुंह के अंदर जो भी सिक्रीशंस हैं वो सब नीचे गिर जाएं और फेफड़ों में न जाएं। अगर फेफड़ों में चले जाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर मरीज़ की जान भी जा सकती है। मरीज़ के अगर कपड़े बहुत टाइट हैं तो इनको ढीले कर दें और मरीज़ को सुरक्षित जगह में, जहां आसपास में कोई खतरनाक चीज़ ना हो, वहां लिटा के रखें। मान लो आपने बेहोश व्यक्ति को पाया कि उसकी जो पल्स है वो आपको मिल नहीं रही है, बिल्कुल भी बंद है और सांस नहीं ले रहा है मरीज़, ये आप देख सकते हैं सामने हाथ रख के या फिर कागज़ का टुकड़ा रख के। अगर मरीज़ सांस ले रहा है कागज़ का टुकड़ा हिलेगा और चेस्ट भी हिलेगा। अगर आपने पाया कि मरीज़ की ना सांस चल रही है ना हार्ट चल रहा है, ये जरूरी है कि आप तुरंत CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है वो दें।
और CPR कैसे देना चाहिए वो आजकल एम्स में सिखाया जा रहा है और अक्सर स्कूलों में सिखाया जाता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि अगर पेशेंट या जो गिरा हुआ है, जो बेहोश हुआ है, ऐसी जगह पे बेहोश हुआ है जहाँ पे खतरा है, जैसे पत्थर पड़े हैं या कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, उससे अलग कर दे, उसको थोड़ा सेफ जगह में लिटा दे। और अगर चोट आई हुई है, कई बार गिरते गिरते सर फूट जाता है, तो उस जगह पे एक जो है बाईस्टैंडर वो उसको दबा के रखे ताकि वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग रुक जाए। उसके अलावा अगर दौरा पड़ रहा है, मान लो मरीज कन्वल्स कर रहा है और कन्वल्शन में हाथ पैर हिलते हैं, तो ये जरूरी है कि मरीज को एकदम जेंटली साइड पे लिटा दिया जाए। वो कांपने भी लगता है, ऐसा होता है? जो बेहोशी दौरे की वजह से होती है या मिर्गी की वजह से होती है, उसमें कंपन होती है और बेहोशी होती है। तो उस कंडीशन में जो हमारी मुंह से सिक्रीशंस या सलाइवा निकलता है, अगर हम उस मरीज को चपटा लेटने दें तो वो सिक्रीशंस फेफड़ों में चले जाते हैं। और फेफड़ों में जाने की वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है या एकाएक डेथ भी हो सकती है। तो ये सिक्रीशंस फेफड़ों में ना जाएं, उसके लिए जरूरी है कि मरीज को साइड में पलट के लिटा दें ताकि जो सिक्रीशंस मुंह में है वो धीरे धीरे निकल आए और फेफड़ों में ना प्रवेश करें। अच्छा, अक्सर हमारे देश में पाया गया है कि अजीब अजीब हरकतें करते हैं लोग जब बेहोश कोई होता है। कोई उनको जूता सुंघाने में लगा है, कोई प्याज देता है, कोई लोहे की चाबी पकड़ा देता है, कोई तंत्र मंत्र करने लगता है। तो ये सब जो है ये गलत धारणाएं हैं। कोई भी बेहोशी जो हो रही है वो अनेक कारणों की वजह से हो रही है। तो सही तरीके से सही उसके एक्शन दें और ये सब जो तोने तुतके हैं ये सब ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा मान लो आपके पास फैसिलिटी है, आपके घर में कोई बेहोश हो गया है, तो अक्सर आजकल हर एक घर में कोई ना कोई डायबिटिक तो होता है, तो ग्लूकोमीटर होता है। तो अगर आप एक पिन प्रिक से ग्लूकोज देख सकते हैं उस समय, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक बहुत कॉमन कारण होता है बेहोश होने का। तो अगर पिन प्रिक से आप ग्लूकोज देख लें तो डॉक्टर को बहुत इन्फॉर्मेशन देता है कि क्यों बेहोश हुआ। तो पल्स देखना और पिन प्रिक देखना, शुगर देखना, साइड में टर्न करना, अंदर मुंह के कुछ नहीं डालना और पैरों को ऊपर करना अगर पल्स फीबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड मेजर्स हैं। अगर बेहोशी 2 या 3 मिनट में ठीक नहीं हो रही है या अगर जो झटके वाले दौरे हैं ये 5 मिनट के अंदर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो जो आसपास लोग हैं वो सिर्फ देखते ही ना रहे। ये जरूरी है कि गाड़ी मंगाएं और मरीज को आप अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि जितनी जल्दी से जल्दी बेहोश हाल में मरीज अस्पताल पहुंचेगा उतनी जल्दी से जल्दी उसका इलाज हो पाएगा। और हमारी न्यूरोलॉजी कम्युनिटी में एक कहावत है जिसको हम मानते हैं, टाइम इज ब्रेन। अब देखिए इंसान को बाकी जानवरों से तो अलग अपना दिमाग ही करता है, और जहाँ दिमाग की परेशानी आई अगर हम टाइमली उसको डील नहीं करेंगे तो ब्रेन का नुकसान होता है। और चाहे भले आधे घंटे 1 घंटे बाद उसका होश आए, तो वो आधे 1 घंटे में जो ब्रेन का डैमेज होना होता है बेहोशी के कारण वो ऑलरेडी हो चुका होता है। तो जैसे जल्दी से जल्दी अगर 1-2 मिनट में वो होश में नहीं आ रहा है, जैसे अक्सर क्या होता है स्कूल की लाइन में बच्चे होते हैं, कई बार तेज धूप में खड़े होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो अक्सर पाया गया कि इनमें पानी छिड़को या पैर ऊपर करो तो होश आ जाता है। तो दैट यूजुअली कम्स विद इन 1-2 मिनट में आ जाता है। पर 5 मिनट से ज्यादा अगर वो बेहोश है और होश में आने नहीं वाला है तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। और जब आप मरीज को उठा के आप वैन में डाल रहे हैं तो ये जरूरी है कि मरीज के जो पैर हैं वो थोड़े ऊपर के हों और जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट हो, गर्दन पीछे ना गिरी हो ना आगे को गिरी हो। क्योंकि कई बार क्या होता है गर्दन की खून की नलियों की वजह से बेहोशी हो सकती है, या अंदर ब्रेन में खून की नली फट के भी बेहोशी हो सकती है, जिसको हम सबएरिकनॉइड हेमरेज बोलते हैं। तो उस कंडीशंस में अगर गर्दन या सर कोई अबनॉर्मल पोस्चर में पड़ा होगा तो नुकसान हो सकता है। तो ये जरूरी है कि बैक और हेड जो है वो सीधा रहे और पैरों को हल्के से उठा के उनको आप जो ट्रांसपोर्ट है उसमें रखें जी। अगर आपके पास एम्बुलेंस में सुविधा है कि आईवी बॉटल चढ़ा सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ा सकते हैं, तो वो भी चढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट कारण है बेहोशी का हमारे देश में बदकिस्मती से, वो है शराब का सेवन करना। तो शराब का सेवन करते करते अक्सर लोग रास्ते में गिर जाते हैं, बेहोश हाल में पाए जाते हैं। और इनमें ज़रूरी है कि आईवी फ्लूइड्स एम्बुलेंस में देने के साथ साथ
हम इनको विटामिन्स भी दें जी। ताकि इनकी होश जल्दी आए, क्योंकि इन लोगों को थायमीन डेफिशिएंसी होती है और वो भी दिया जा सकता है। तो ये तो एम्बुलेंस की सेवा हुई। जी, पर जी। जो आम मनुष्य है, जो उनको करना नहीं चाहिए, जो करना चाहिए वो हमने ऑलरेडी बता दिया है। जी जी जी। इसके अलावा ये जरूरी है कि जो भी वो देख रहा है वो डॉक्टर के पास जब मरीज को लेके जाए बिल्कुल। या इमरजेंसी वार्ड में जाए, आंखों देखी जो हम बोलते हैं आई विटनेस, जी जी। आई विटनेस का होना जरूरी है। उसकी क्योंकि जी, जी। उसने क्या देखा मरीज के गिरने के पहले, गिरने के दौरान और गिरने के बाद, होश आने के बाद, ये सब चीज़ें डॉक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज देती हैं कि मरीज किस वजह से बेहोश हुआ है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण। तो अनलेस आई विटनेस या आंखों देखी जिसने करी होगी वो डॉक्टर को हिस्ट्री न दे तो डॉक्टर को भी बहुत मुश्किल होता है पता करना। जी जी। फिर मरीज के अननेसेसरी टेस्ट होने लगते हैं क्योंकि जी। हिस्ट्री नहीं होती। नहीं होती है जी। तो स्कूल में चाहे बेहोश होए, चाहे असेंबली लाइन में बेहोश हो रहे हो, चाहे बस स्टैंड में बेहोश हो रहे हो, जो आई विटनेस है वो अपना 15-20 मिनट निकाल के जरूर अगर बता डॉक्टर दें। की हिस्ट्री देके चला जाए, वो बहुत मरीज को बहुत हेल्प बहुत करता हेल्प है करता है जी। कि उसका आगे इलाज सही से सही हो जाएगा जी। डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे वजूहात आपने बताए बेहोशी के, क्या स्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है इसकी? हाँ, अक्सर पाया गया है हमारे देश में हम लोग अपने इमोशंस इतने फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करते नहीं हैं। कर पाते। अक्सर पाया गया है माँ से कर लेते हैं या फिर फादर से कभी कभी कर लेते हैं। और आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और मदर फादर यूजुअली दोनों वर्किंग रहते हैं, हैं। हाँ हाँ। या फिर बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली भी हो तो लोगों के पास समय नहीं होता, काम में लगे रहते हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई काम पे जा रहा है। तो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, खास करके जो यंग लड़कियां होती हैं या फिर जो नई शादीशुदा औरतें होती हैं या कभी थोड़ी एजेड औरतें जो भी, होती हैं। ये अपने मन के अंदर जो भावनाएं हैं चूंकि डिस्कस नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं पा सकते, वो जो स्ट्रेस रहता है। वो अपने शरीर में ऐसे एक्सप्रेस करता है। कई लोगों का स्ट्रेस ब्लड प्रेशर बढ़ने के जैसे सामने आता है। बिल्कुल। कई लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है, चीखते चलाते हैं, कम हो जाता है। हाँ। कई लोग स्ट्रेस में रो लेते हैं, कई लोग स्ट्रेस में दूसरों के साथ डिस्कस शेयर कर लेते हैं। हैं। तो एक तरीका ये स्ट्रेस का बाहर आने का होता है बेहोशी, जिसको हम साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक अटैक बोलते हैं। मतलब मन की वजह से बेहोशी हो रही है जी। मन के दुख की वजह से या मन की उलझन की वजह से बेहोशी हो रही है। और ये हमारे देश में बहुत है क्योंकि हमारे देश में ये मन की चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं होती हैं। जी। तो उसमें भी जो आई विटनेस है, जो वो देख रहा है बेहोशी को, वो अगर डॉक्टर को हिस्ट्री दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकता है कि ये शायद मन की बेहोशी हो। अच्छा। जैसे मन की बेहोशी में इंसान एकदम से नहीं गिरता है, अच्छा। वो धीरे से गिरेगा। चोट नहीं आती है, चोट नहीं आती क्योंकि वो धीरे से गिरा है। बिल्कुल। और फिर कभी भी बेहोशी में पेशाब नहीं निकलती है या जीभ नहीं करती है मन की बेहोशी में। बिल्कुल। ब्रेन की बेहोशी होगी तो पेशाब भी निकल सकती है, दौरे में पेशाब भी निकल सकती है, जीभ भी कट सकती है। अच्छा। और जो मन की बेहोशी है वो कभी नींद में नहीं होगी। ब्रेन की जो बेहोशी है वो नींद में भी हो सकती है। अच्छा। और मन की बेहोशी अक्सर जब लोग आसपास हैं अटेंशन देने के लिए तब होती है, अकेले में नहीं होती ये मन की बेहोशी। हाँ, मन की बेहोशी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के इंसान ये सब कर रहा है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हम पता करें कि उसको क्या मन में चोट है या उलझन है, और डॉक्टर को जो हिस्ट्री दे रहा है वो अगर सही तरीके से देगा तो अननेसेसरली दवाई फिर शुरू नहीं होती है। सही। या फिर रॉन्ग डायग्नोसिस नहीं बनती है। तो मन की बेहोशी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। और अक्सर ये लेडीज़ में पाई जाती है क्योंकि हमारे कल्चर में लेडीज़ को ज़्यादातर सप्रेस रखा जाता है। और कई बार स्पेशली रूरल एरियाज़ में वो कुछ भी नहीं बोल पाती हैं। तो ये जो बेहोशी है हर तरह की बहुत ख़तरनाक होती है या फिर ऐसा नहीं है कि हर बेहोशी ख़तरनाक ही कही जाए? बेहोशी बहुत ही खतरनाक लगती है। अच्छा। क्योंकि शरीर अपने नियंत्रण में नहीं है। हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में कैसे करते हैं? जी। अपने मस्तिष्क के वजह से, अपनी ब्रेन की वजह से हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करते हैं। हमारा हाथ यहाँ हिला, वो भी हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है। अगर दिमाग कमांड नहीं देगा हम हाथ नहीं हिला पाएंगे। बिल्कुल सही। तो जो बेहोश मनुष्य है वो न सिर्फ मरीज अपने आप को बहुत ही गंभीर समझता है, जो देख रहा है वो भी अपने आप को सोचता है कि ये मरीज बहुत गंभीर है। जी। तो ये बहुत ही एक डरावना सिचुएशन पैदा करती है। बिल्कुल। तो इसीलिए
कोई भी बेहोशी हो उसको हम लाइटली ना लें, बेहोशी को बेहोशी ही माने। और जो हमने स्टेप्स बताए, जैसे साइड में टर्न करना, शुगर देख लेना, पल्स देख लेना, पैरों को ऊपर करना, ये सब हम सिस्टमैटिक वे में अगर करें तो मरीज की जान भी बच सकती है। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है, आपने पल्स देखी, पल्स देखना तो स्कूल के बच्चे भी सिखाया जाता है, और पल्स बंद हो गई है। आजकल स्कूल के बच्चों को हम CPR भी सिखाते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो मान लो मरीज बेहोश हो गया हो और उसकी पल्स नहीं मिल रही है, बिल्कुल खत्म है, सांस भी रुकी हुई है, तो हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन अगर उसी साइट पे करेंगे तो मरीज हो सकता है वापस जिंदा हो जाए। अच्छा। तो CPR आना सब लोगों को, विदेश में हर एक मनुष्य को CPR स्कूल में सिखाया जाता है। अच्छा। ड्रिल्स होते हैं हर स्कूल में, हर कॉलेज में ड्रिल्स होते हैं कि अगर आपके सामने पेशेंट की सांस रुक जाए या बेहोश होकर सांस रुक जाए और पल्स रुक जाए तो आपको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कैसे करना है। अच्छा। तो ये सब अगर हमारी जनता में जागरूकता उठे तो बहुत से लोगों की सेवा हो सकती है, जान बचाई जा सकती है। और वो जो एक मनुष्य है वो अपनी फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। ये तो जब आपने खुद अपने को किसी को खोया होगा तब वो महसूस होता है। तभी समझ में तो जो वो गोल्डन मिनट्स होते हैं, इनको हम गोल्डन मिनट्स बोलते हैं या गोल्डन आवर्स। जैसे ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा में हम बोलते हैं ये गोल्डन आवर है, इस आधे घंटे में, इस 20 मिनट में आपको अस्पताल जाना है, पहुंचना ही। वैसे ही बेहोशी में गोल्डन मिनट्स होते हैं। अच्छा। पिछले जो बेहोश होके अगर आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर आप मरीज के लिए कुछ कर सकते हैं तो उनको हम गोल्डन मिनट्स मानते हैं। उन गोल्डन मिनट्स को अब अस्पताल में तो नहीं हो सकता क्योंकि हर कोई अस्पताल में आके बेहोश नहीं होता। तो इन गोल्डन मिनट्स से इंसान की जान बचाई जा सकती है। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, फर्ज है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो बेहोशी है वो किन उम्र में, मतलब किन लोगों की उम्र में, मतलब बच्चों में भी दिखाई देता है या कहीं भी, किस उम्र में ज़्यादा दिखाई देता है? देखिए, बेहोशी किसी भी उम्र में हो सकती है, छोटे से छोटे बच्चों में और बड़े से बड़े बुजुर्ग में। और बच्चों में जो कारण होते हैं वो थोड़े अलग से होते हैं, अक्सर हार्ट की वजह से होती है। जैसे हार्ट में छेद हो बच्चों में, जैसे अक्सर सुनने बच्चों में आता है। हार्ट में छेद होता है, डेवलपमेंट हार्ट की ठीक नहीं होती हो तो बेहोशी हो सकती है, या फिर स्कूल की लाइन में लंबा खड़े हो गए तो भी बेहोशी हो सकती है। बच्चों में ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए जिसको हम एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, दौरे पड़ जाएं तो भी बेहोशी हो सकती है। और बच्चे अगर बहुत रोएं, हम इनको बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पैज़म्स। मतलब बच्चे अक्सर, कई बच्चे होते हैं जो बहुत रोते हैं, जिद्दी होते हैं, जिद होके रो के फिर उनका जो रंग है वो फिर पीला पड़ जाता है, फिर नीला पड़ जाता है, फिर वो बेहोश हो जाते हैं। तो इसको हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स बोलते हैं। ये भी बहुत कॉमन कारण होते हैं जिससे बेहोशी हो। मिडिल एज में जो यंग लोग हैं उनकी जो बेहोशी का कारण होता है वो यूजुअली होता है दौरे, ब्रेन में मिर्गी के दौरे पड़ना। और हमारे देश में बहुत अक्सर बेहोशी का कारण और दौरे का कारण होता है ब्रेन का कीड़ा हो जाना, जिसको हम न्यूरोसिस्टिसकोसिस बोलते हैं, जो पुअर हाइजीन की वजह से होता है। उसके अलावा हेड इंजरी अगर हो तो बेहोशी हो सकती है इस एज में, यंग एज में, या फिर शुगर की मात्रा कम हो जाए। आजकल लड़कियां फैशन की वजह से खाना नहीं खाती हैं, एक कंडीशन होती है जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। तो उसमें एकदम खाना छोड़ देते हैं, सब लोग मॉडल जैसा दिखना चाहते हैं, पतला दिखना चाहते हैं, तो उसमें फिर ब्लड की जो शुगर होती है वो कम होने के कारण बेहोशी हो जाती है। वीकनेस की कमजोरी, अगर अनीमिया हो गया, कमजोरी हो गई तो भी बेहोशी हो सकती है। ओल्ड एज में अगर बेहोशी हो रही है तो वो सिंकोप, जो हार्ट की वजह से सिंकोप हो सकता है, या कॉफ सिंकोप या मिक्चुरेशन सिंकोप, जो पेशाब का सिंकोप मैंने बताया, तो या फिर कई लोग किसी भी उम्र में कोई भी चीज़, मतलब कोई भी खराब चीज़ जैसे खून देख लिया या किसी का ऑपरेशन देख लिया या किसी को चोट देखते हुए कमजोर बेहोश हो सकते हैं। बुढ़ापे में बेहोश होने का स्ट्रोक बहुत अक्सर कारण होता है। तो स्ट्रोक, एपिलेप्सी, ये बुढ़ापे में भी कॉमन कारण होते हैं। सब एरिकनॉइड हेमरेज जो ब्रेन में होता है वो भी बहुत अक्सर कारण होता है। तो कोई भी एज में हो सकता है, कि इसमें कोई बात देख के नहीं आती बेहोशी। और बेहोश होना इसका मतलब नहीं है कि इंसान पागल हो गया है या मेंटल हो गया है। बेहोशी एक ब्रेन का जो फंक्शन है वो कुछ क्षणों के लिए रुक गया है, वो मतलब संकेत देता है और इसको इग्नोर नहीं करें। बेहोश होना, वजूहात: दिमाग के लिए खून की फराहमी में कमी, बेचैनी, जज्बाती परेशानी के बाइस, जहनी दबाव, शदीद दर्द, खाना ना खाने की वजह से, बहुत जल्द और तेजी से खड़े होने की वजह से, तवील वक्त के लिए खड़े रहने पर,
कुछ खास अद्वियात की वजह से ब्लड प्रेशर और शक्कर के बढ़ने के बाइस। अलामात: कै का आना, चक्कर आना, जरूरत से ज्यादा पसीने का आना, आंखों से कम दिखाई देना, दिल तेजी से धड़कना। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद: बेहोशी के मरीज को आराम से लिटा दें। अगर मरीज बैठा है तो उसका सर दोनों घुटनों के दरमियान रखें। मरीज को खुली हवा में रखें। मरीज के कपड़े और बेल्ट को ढीला कर दें। पैरों को सर से ऊपर रखें। सांस और नब्ज को चेक करें। अगर नॉर्मल नहीं है तो CPR दें। मरीज 1 मिनट में ठीक ना हो तो फौरन डॉक्टर की मदद हासिल करें। एहतियात: अगर बेहोशी के अलामात जाहिर होते हैं तो मरीज को फौरन लिटा दें। मरीज को ज़हनी दबाव और बेचैनी ना होने दें। मरीज को दी जा रही अद्वियात का एक मर्तबा फिर ठीक से जायजा लें। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आई और बेहोशी से जुड़े हमें इतनी सारी बातें बताई और फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, ये तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने डॉक्टर साहब की बातों को गौर से सुना होगा और आप उसे अमल में भी लाएंगे। खुदा ना करे कि कभी ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन कभी आ भी गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घबराएंगे नहीं बल्कि हिम्मत से उसका सामना करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज़ को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। तमाम उम्र मैं जद में रहा हूँ रातों की,